दोस्तों लास्ट वीक को टोक्यो में क्वाड समिट में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एक बयान में सुझाव दिया गया कि चीन द्वारा ताइवान पर अटैक करने का कोई भी प्रयास यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन को अट्रैक्ट करेगा, जिसने बीजिंग में सरकार ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। बीजिंग ने रेजोल्यूट एक्शन की कसम खाई और चेतावनी दी कि अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट की रक्षा के लिए हम जो कहेंगे वे करेंगे। तो दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि चाइना और ताइवान की हिस्ट्री, वर्तमान तनाव क्या क्या है और दुनिया इस वक्त क्यों डरी हुई है, और ये भी जानेंगे कि इस पूरे रुख में चाइना और ताइवान के पूरे टसल में भारत का रुख क्या है, भारत का स्टैंड क्या है, भारत किसकी तरफ खड़ा है। तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। दोस्तों चीन और ताइवान के बीच तनाव का मौजूदा दौर पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब चीन ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी का नेशनल डे मनाया था। दोस्तों 72वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के साथ चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस डिटेक्शन जोन में 100 से अधिक लड़ाकू जेट उड़ाए। ताइवान में घबराहट और दुनिया भर में अलार्म सेट कर दिया था कि चाइना फोर्स द्वारा ताइवान के आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। फरवरी में यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण और ग्लोबल क्रिटिसिज्म के सामने रूस के बीजिंग के फर्म सपोर्ट ने इस आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। सिंस ताइवान अन्य देशों द्वारा बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन ताइवान आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ROC खुद को एक लीगल सोवरेन स्टेट के रूप में देखता है, और इसके नेताओं जिनमें प्रो इंडिपेंडेंस प्रेसिडेंट टी इंग वैन शामिल हैं, जिन्होंने अपनी सोवरेनिटी की रक्षा करने की कसम खाई है। लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC का लक्ष्य रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC के साथ रीयूनिफिकेशन करने का है। दोस्तों सिंस ताइवान संभावित चाइनीज इन्वेजन के खिलाफ अपनी पूर्ण रक्षा के लिए कंप्लीटली अमेरिका पर डिपेंडेंट है, इसलिए चीन और ताइवान के बीच मिलिट्री टेंशन में हर एस्केलेशन वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों में अधिक हॉस्टिलिटी पैदा करती है। दोस्तों इस मसले में ताइवान चीन और दुनिया के मामले में कहां खड़ा है। दोस्तों ताइवान, जिसे पहले फॉर्मोसा के नाम से भी जाना जाता था, चीन के ईस्ट कोस्ट से दूर एक छोटा सा आइलैंड है, जहां कुओमिंतांग सरकार के चीनी रिपब्लिकन 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के बाद पीछे हट गए थे, और यह तब से रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है। यह आइलैंड ईस्ट चाइना सी में, हांगकांग के नॉर्थ ईस्ट में, फिलीपींस के नॉर्थ में, साउथ कोरिया के साउथ में और जापान के साउथ वेस्ट में स्थित है। ताइवान और उसके आसपास जो कुछ भी होता है वह पूरे ईस्ट एशिया के लिए गहरी चिंता का विषय है। दोस्तों ताइवान हर वर्ष 10 अक्टूबर को अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। 1911 में इसी दिन मंचू आर्मी के कुछ हिस्सों में विद्रोह हुआ था, जिससे अंततः किंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया और राजशाही यानी मोनार्की के 4000 वर्षों का अंत हुआ। 29 दिसंबर 1911 को ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित किया गया था, और इसने 1920 के दशक में कुओमिंतांग यानी KMT पार्टी के फाउंडर डॉक्टर सन यात सेन की लीडरशिप में अपने पैर जमाए। सन को जनरल चियांग के शेक द्वारा सफल किया गया था, जिनकी चीनी कम्युनिस्टों के खिलाफ कार्रवाई जो KMT के साथ गठबंधन का हिस्सा थे, पहले उन्होंने गृह युद्ध शुरू कर दिया जो कम्युनिस्टों की जीत में समाप्त हो गया, और चियांग और KMT को ताइवान से पीछे हटना पड़ा। 1949 में अपनी स्थापना के बाद से PRC का मानना है कि ताइवान को मुख्य भूमि के साथ फिर से मिलना चाहिए, जबकि ROC एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया है। कोल्ड वॉर के दौरान चीन के खिलाफ ROC नॉन कम्युनिस्ट बॉर्डर बन गया, और 1971 में ही यूएस ने प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किंगसर की सीक्रेट डिप्लोमेसी के माध्यम से PRC के साथ संबंधों को स्टार्ट किया। अमेरिका की ताइवान के प्रति स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की नीति है। इसका मतलब यह है कि यूएस ताइपे के साथ संबंध बनाए रखता है और इससे हथियार भी बेचता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर PRC की वन चाइना पॉलिसी की सदस्यता लेता है, जिसमें ताइवान एक सेपरेट एंटिटी के रूप में मौजूद नहीं है। इसी नाजुक डिप्लोमेटिक बैलेंस ने सोमवार को बाइडेन की अनाउंसमेंट को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों दुनिया भर के सिर्फ 15 देश ताइवान को मान्यता देते हैं, और जिनमें से मोस्ट आर वेरी स्मॉल एंड मैनी आर रिमोट आइलैंड नेशंस। दोस्तों अब हम जानेंगे कि चीन के साथ तनाव कब गंभीर रूप लेने लगा। दोस्तों 1954, 55 और 1958 में PRC ने ताइवान के नियंत्रण में जिनमैन, माजू, डचन आइलैंड पर बमबारी की, जो अमेरिका में आ गया। कांग्रेस ने फॉर्मोसा प्रस्ताव पारित कर प्रेसिडेंट ड्वाइट डी एहिंसहोवर को ROC क्षेत्र की रक्षा के लिए ऑथोराइज किया,
1955 में प्रीमियर जुहाई इनलाई ने बार्डुंग सम्मेलन में अनाउंसमेंट की कि वे अमेरिका के साथ वार्ता चाहते हैं, लेकिन जैसे ही 1958 में लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ गया, चीन ने बमबारी फिर से शुरू कर दी, जिससे अमेरिका को आइलैंड पर ताइवानी चौकियों की आपूर्ति करने के लिए उकसाया गया। पीआरसी और आरओसी फिर एक दूसरे की चौकियों पर वैकल्पिक दिनों में बमबारी करने की व्यवस्था पर पहुंचे। यह 1971 तक जारी रहा। दोस्तों, सबसे गंभीर मुठभेड़ 1995 से 1996 में हुई थी, जब चीन ने ताइवान के आसपास के समुद्र में मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू की, जिससे वियतनाम युद्ध के बाद से इस क्षेत्र में सबसे बड़ी अमेरिकी लामबंदी हुई। परीक्षणों के कारण 1996 में प्रेसिडेंट ली तेंग हुई का फिर से चुनाव हुआ, जिसे चीनियों ने प्रो इंडिपेंडेंस लीडर के रूप में देखना शुरू किया। अब दोस्तों, ताइवान की रिसेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में जाने तो 1975 में चियांग के शेक की मृत्यु के बाद मार्शल लॉ हटा लिया गया और ताइवान को अपना पहला डेमोक्रेटिक रिफॉर्म मिला। 1990 के दशक से मिसाइल संकट के बावजूद पीआरसी और आरओसी के बीच संबंधों में सुधार हुआ और व्यापार संबंध स्थापित हुए। जैसा कि 1999 में अंग्रेजों ने हांगकांग से बाहर निकलने की तैयारी की, ताइवान को भी वन चाइना टू सिस्टम समाधान की पेशकश की गई, लेकिन इसे ताइवानियों ने अस्वीकार रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, सन 2000 में ताइवान को अपनी पहली नॉन केटीएम गवर्नमेंट मिली, जब ताइवान की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी ने राष्ट्रपति पद जीता। 2004 में चीन ने ताइवान के उद्देश्य से एक अलगाववादी विरोधी कानून का मसौदा तैयार करना शुरू किया। हालांकि व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार जारी रहा। आज ताइवान की राजनीति में दो बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें पहला है डीपीपी और दूसरा है केएमटी। मोटे तौर पर आइलैंड के हक्का निवासियों और अल्पसंख्यक मुख्य भूमि में चीन की पार्टियां हैं। प्रेसिडेंट टी साई के 2016 के चुनाव ने ताइवान में एक इंटेंस प्रो इंडिपेंडेंस चरण की शुरुआत को चिन्हित किया और चीन के साथ मौजूदा तनाव 2020 में उसके फिर से चुनाव के साथ हुआ। ताइवान के अब बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिसमें चीन में निवेश भी शामिल हैं और प्रो इंडिपेंडेंस वर्गों को चिंता है कि यह उनके लक्ष्यों के रास्ते में आ सकता है। इसके विपरीत चीन के साथ साथ राजनीति के एकीकरण समर्थक वर्गों को उम्मीद है कि आर्थिक निर्भरता और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ने से स्वतंत्रता समर्थक लोग खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम जाने कि मौजूदा तनाव का दौर कैसे आया। तो 2020 में कोविड और व्यापार को लेकर अमेरिका चीन के बिगड़ते संबंधों के बीच विदेशी विभाग ने तब तक का अपना हाईएस्ट रैंकिंग डेलीगेशन ताइपे भेजा। यात्रा के दौरान चीनियों ने ताइवान स्ट्रेट में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, जो ताइवान को मेनलैंड चाइना से अलग करता है। उसी वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा, जिससे ताइवान में अलार्म बज गया, जिसे एक ओपन थ्रेट के रूप में देखा गया। दोस्तों, जनवरी 2021 में कार्यभार संभालने के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ताइवान के लिए अमेरिका की रॉक सॉलिड कमिटमेंट की घोषणा की। पिछले साल अप्रैल में ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सेक्टर में चाइनीज जेट विमानों की सूचना दी थी। जुलाई में शी ने चेतावनी दी थी कि वह इंडिपेंडेंस की ओर ताइवान के किसी भी कदम को सबोटेज कर देगा। इन अर्ली अक्टूबर 2021 में जैसे ही चाइनीज जेट वापस आए, ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर चिया कुआ चैंग ने संसद को बताया कि चीन के पास पहले से ही ताइवान पर इन्वेड करने की कैपेबिलिटी है और 2025 तक चाइना कॉस्ट और एक्सीडेंट को अपने सबसे निचले स्तर पर लाने में कामयाब होगा। 10 अक्टूबर के एक स्पीच में शी फोर्सफुली टेक ओवर के डर को दूर करते हुए दिखाई दिए और पीसफुल रीयूनिफिकेशन के बारे में बात की, बट ही अंडरलाइन दैट मातृभूमि के कंप्लीट इंटीग्रेशन का ऐतिहासिक कार्य अवश्य पूरा होगा। उसी दिन ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार वायलेंट एक्शन नहीं करेगी, जबकि ताइवान के लोग दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। दोस्तों, इस पूरे तनाव में अमेरिका का रुख क्या रहा है? जैसे जैसे तनाव बढ़ता रहा, दुनिया अमेरिका की ओर देख रही है, जिसने दुनिया की प्री एमिनेंट पावर के रूप में अफगानिस्तान से मैसी एग्जिट किया है। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस सहित कई देश जो अमेरिका की प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के नीचे शरण लिए हुए थे, वे अब आर रीडिंग टी लीव्स। दोस्तों, प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ताइवान के लिए समर्थन देने और बीजिंग के साथ तनाव पर शांत रहने के बीच एक वॉकिंग अ थिन लाइन के रूप में देखा गया है। अक्टूबर 2021 में शी के साथ बात करने के बाद उन्होंने कहा था कि वे ताइवान एग्रीमेंट का पालन करने के लिए सहमत हुए थे, जिसके तहत वन चाइना पॉलिसी के लिए अमेरिकी समर्थन बीजिंग पर ताइवान पर हमला नहीं करने पर आधारित है। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑकस ट्रीटी, जिसके तहत
ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन की आपूर्ति की जाएगी, जो इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी डायनेमिक्स को एक नया डायमेंशन प्रदान करेगी। ताइवान ने समझौते का स्वागत किया, जबकि चीन ने इसे रीजनल पीस को गंभीर रूप से कमजोर करने वाला बताया है। टोक्यो में बाइडेन के बयान के बाद व्हाइट हाउस हैज टेंडेड टू क्लैरिफाई दैट राष्ट्रपति ने जो कहा वह ताइवान के सवाल पर पॉलिसी चेंज नहीं था। दोस्तों, अब इस पूरे मसले में भारत यानी इंडिया कहां खड़ा है? भारत के बारे में देखा जाए तो LAC पर भारत चीन के साथ अपनी समस्याओं का सामना ऐसे सुझाव दिए गए हैं कि चाइना को अपनी वन चाइना पॉलिसी की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी मामले में इसे आधिकारिक तौर पर दोहराना बंद कर देना चाहिए। केवल तिब्बत कार्ड का उपयोग ही नहीं, बल्कि ताइवान के साथ और अधिक मजबूत संबंध भी विकसित करें, जिससे बीजिंग को सीधा संदेश जाए। दोस्तों, भारत और ताइवान ने वर्तमान में एक दूसरे की कैपिटल में ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज कार्यालय बना रखे हैं। मई 2020 में टीसाई के स्वेरिंग इन में वस्तुतः बीजेपी MP मीनाक्षी लेखी, जो कि अब स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, और राहुल कस्वान शामिल हुए। इससे पहले 2016 में नई दिल्ली ने लास्ट मिनट में टीसाई के पहले उद्घाटन के लिए टूर डेलीगेशन को भेजने की योजना को अबैंडन कर दिया था। दोस्तों, भारत में $7.5 बिलियन का सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाने के लिए भारत टाइपे के साथ बातचीत कर रहा है। चिप्स का उपयोग कंप्यूटर से लेकर 5G स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार से लेकर मेडिकल डिवाइसेस तक कई डिवाइसेस में उपयोग किया जाता है। द डील वॉज रिपोर्टेड ऑन द हील्स ऑफ द लास्ट ईयर क्वाड समिट, जिसमें सेमीकंडक्टर के लिए सिक्योर सप्लाई चेन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी। अब दोस्तों, अंत में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या इंडिया को ताइवान के साथ अपने और रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, या फिर चीन के दबाव में आकर भारत को ताइवान के साथ अपने रिश्ते कम करने चाहिए? तो दोस्तों, अपना ओपिनियन आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।